नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आज के जो हमारे सोर्सेज हैं उनमें 20 मार्च 2026 की ताज़ा खबरें शामिल हैं। हमने इन्हें प्रमुख दिवस, राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार और कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार व नियुक्तियों में बांटा है। तो चलिए 20 मार्च 2026 के नोट से शुरू करते हैं। इस दिन दो बहुत ही खास अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। 20 मार्च को सबसे पहले आता है वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी विश्व गौरैया दिवस। हाँ, और इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और वो भी भारत की ही एक संस्था ने की थी, नेचर फॉरएवर सोसाइटी। बिल्कुल, इसका मकसद यही है कि जो हाउस स्पैरो या गौरैया हमारे घरों के आसपास दिखती थी ना, उसकी तेजी से घटती आबादी के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। सच में, मतलब अब तो शहरों में गौरैया दिखती ही नहीं है। तो नोट्स के हिसाब से इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। जी, पर्यावरण और जैव विविधता के नजरिए से देखें तो पहला कारण बहुत साफ है, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। राइट, शहर बेतहाशा फैल रहे हैं तो उनके प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण और कीटनाशक। अच्छा, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। हाँ, क्योंकि गौरैया के चूजे जो छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं वो इन रसायनों की वजह से खत्म हो गए हैं। उनकी फूड चेन ही टूट गई है। बाप रे। और जो तीसरा कारण अक्सर चर्चा में रहता है वो है मोबाइल टावरों का रेडिएशन। बिल्कुल सही। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनकी नेविगेशनल स्किल्स को खराब करती हैं, यानी उनके दिशा पहचानने की क्षमता को। और शायद उनके अंडों को भी इससे भारी नुकसान पहुंचता है। जी, लेकिन जो चौथा कारण है वो बहुत दिलचस्प और विचारणीय है, हमारी मॉडर्न आर्किटेक्चर। आधुनिक वास्तुकला, मतलब आज के जो शीशे और कंक्रीट के घर हैं। हाँ, पुराने घरों में छज्जे, रोशनदान और खपरेल की छतें होती थी, जहां वो आसानी से नेस्टिंग साइट्स या घोंसले बना लेती थी। उनमें पक्षियों के लिए कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल, वास्तुकला में आया ये बदलाव सिर्फ पक्षियों को नहीं, हमें भी बदल रहा है। और मजे की बात देखिए कि 20 मार्च को ही एक और दिवस होता है। हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, जिसे यूएन ने 2013 में शुरू किया था। और एग्जाम के नजरिए से यहाँ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क पब्लिश करता है। जी। और अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों दिवसों में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। वो कैसे? मतलब गौरैया और इंसान की खुशी का क्या लेना देना? देखिए, यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजी हैं, उनमें मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समानता और एक स्वस्थ पर्यावरण को केंद्र में रखा गया है। अच्छा, तो मतलब अगर गौरैया का घर छिन रहा है तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। एकदम सही। जब हम ऐसे कंक्रीट के शहर बनाते हैं जहां पक्षी जीवित नहीं रह सकते, तो हम अपना इकोलॉजिकल संतुलन बिगाड़ रहे होते हैं। राइट। और इसी असंतुलित विकास का सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, जो अल्टीमेटली हैप्पीनेस इंडेक्स को नीचे गिराता है। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है सोचने का। इकोलॉजी का गिरना और हैप्पीनेस इंडेक्स का गिरना दोनों आपस में जुड़े हैं। जी बिल्कुल। अब अगर हम कंक्रीट और बुनियादी ढांचे की बात कर ही रहे हैं तो चलिए पर्यावरण से आगे बढ़कर भारत की राष्ट्रीय उपलब्धियों की ओर बढ़ते हैं। जी, नेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। हाँ, तो एक बहुत ही उत्साहजनक खबर है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बिल्कुल, पर मेरा एक सवाल है कि इतनी तेजी से जो मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, ये हमारे शहरों के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, अगर हम डेटा की बात करें तो अब हमारे पास 1143 किलोमीटर्स का नेटवर्क है जो 26 शहरों में फैला है। और इस वक्त 38 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पर करीब 3,44,000 करोड़ रुपए का निवेश है। बाप रे, 3,44,000 करोड़। जी, और यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार करना चाहूँगा। अच्छा। हमारे जो स्रोत हैं उसमें एक जगह गलती से यूएसए का नाम दिया गया था। अच्छा, तो सही रैंकिंग क्या है? सही रैंकिंग ये है कि पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर जापान है और तीसरे पर अपना इंडिया है। तो परीक्षार्थी इस बात का खास ध्यान रखें। जी, ये सुधार बहुत जरूरी था, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि शहरों के लिए इसके फायदे क्या हैं। हाँ, तो देखिए, ये स्मार्ट सिटीज मिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। इससे वायु प्रदूषण में
भारी कमी आती है और सड़कों पर निजी वाहनों यानी प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या में भी गिरावट आती है। मतलब ये सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाता, बल्कि पूरे शहर को सांस लेने में मदद करता है। बिल्कुल सही समझा आपने। अच्छा, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुनियादी ढांचे के साथ साथ भारत कृषि में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। जी, भारत अब नारियल उत्पादन यानी कोकोनट प्रोडक्शन में विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। अगर हम इसके ग्लोबल आउटपुट को देखें तो भारत का योगदान 30% से भी अधिक हो गया है। 30%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और सालाना 21,373 करोड़ नारियल का उत्पादन हो रहा है। तो क्या ये उत्पादन पूरे देश में होता है या कुछ खास राज्यों में? मुख्य रूप से 4 राज्य इसमें आगे हैं: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत का 90% हिस्सा इन्हीं राज्यों से आता है। अच्छा, इसीलिए शायद सरकार ने भी इसके लिए कोई नई पॉलिसी निकाली है ना? जी बिल्कुल। यूनियन बजट 2026-27 में कोकोनट प्रमोशन स्कीम के लिए 350 करोड़ रुपए का भारी आवंटन किया गया। ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। खैर, राष्ट्रीय स्तर की प्रगति के बाद अब हम राज्यों की तरफ चलते हैं। राज्य सरकारें शिक्षा और समाज कल्याण में क्या प्रयास कर रही हैं, वो देखते हैं। जी, स्टेट न्यूज में भी काफी कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। हाँ, तो शुरुआत पंजाब से करते हैं। पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 लाया गया है। ये एक बहुत ही इनोवेटिव कदम है शिक्षा के क्षेत्र में। सच कहूं तो मुझे ये इतिहास और भविष्य के एक अद्भुत संगम जैसा लगता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी श्री आनंदपुर साहिब में बन रही है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा स्थापित एक ऐतिहासिक स्थान है। और दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक जगह पर पढ़ाई किस चीज की होगी। इसका फोकस पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर होगा। यही तो सबसे खास बात है। एक तरफ हमारी विरासत है और दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक। बिल्कुल। और देखिए, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना भी उतना ही जरूरी है, जिसे हम इंक्लूसिविटी कहते हैं। जी, समावेशिता। और इस दिशा में ओडिशा और आंध्र प्रदेश की योजनाएं काफी ध्यान खींचती हैं। अगर हम पहले ओडिशा की बात करें। हाँ, ओडिशा खेलों में हमेशा से आगे रहा है। बिल्कुल। तो ओडिशा में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 होने जा रही है। ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये खिलाड़ियों की पैरालंपिक की तैयारी के लिए एक बड़ा मंच है। और इससे इंक्लूजन थ्रू स्पोर्ट्स का जो महत्व है वो भी समाज में बढ़ता है। सही कहा, खेल समाज को जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है। और इसी समावेशिता की कड़ी में आंध्र प्रदेश सरकार की दिव्यांग शक्ति योजना भी आती है, जिसमें दिव्यांग नागरिकों को फ्री बस ट्रैवल की सुविधा दी जा रही है। जी, और इसका फायदा करीब 12 लाख नागरिकों को मिलेगा। 12 लाख, ये तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से समझें तो मैं इसे सीधे भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 से जोड़कर देखना चाहूंगा। आर्टिकल 41 वो जो काम और शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। एग्जैक्टली। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। स्टेट वेलफेयर स्कीम्स के लिए परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है। सरकारें कैसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को जमीन पर उतारती हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसे संविधान से जोड़ा। चलिए अब राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले कुछ अन्य कदमों पर नजर डालते हैं। जी बिल्कुल। रीजनल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की जब बात होती है तो जम्मू कश्मीर का नाम आना लाजमी है। वहाँ का प्रसिद्ध इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन अब खुल गया है। ये तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ना? जी, और यहाँ करीब 15 से 18 लाख ट्यूलिप हैं, जिनकी 70 से भी अधिक वैरायटीज देखने को मिलती हैं। देखिए, परीक्षाओं में अक्सर लार्जेस्ट इन एशिया वाले तथ्य सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, वन लाइनर्स में ये बहुत आता है। बिल्कुल। और अगर हम इसके आर्थिक पहलू को देखें तो ये सिर्फ फूलों का बगीचा नहीं है, ये वहाँ की स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था यानी टूरिज्म इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। सही बात है। अगर कश्मीर पर्यटन से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है तो गुजरात अपनी डेयरी इंडस्ट्री से ऐसा कर रहा है। हाँ, गुजरात और डेयरी का तो चोली दामन का साथ है। लेकिन एक खबर जो चर्चा में है वो ये है कि गुजरात सरकार ने FMD
यानी फुट एंड माउथ डिजीज के खिलाफ एक बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मेरा सवाल ये है कि ये आर्थिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पहले तो ये समझिए कि ये बीमारी क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स के लिए होती है, जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। मतलब जिन पशुओं के खुर बटे हुए होते हैं। जी। अब देखिए, गुजरात भारत का सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है। हमारा जो अमूल ब्रांड है वो वहीं से है। हाँ, वो तो है। तो अगर ये बीमारी फैलती है तो इसका सीधा असर दूध के उत्पादन पर पड़ता है। और इतना ही नहीं, इससे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स का जो निर्यात है यानी एक्सपोर्ट, वो भी तुरंत रुक सकता है। अच्छा, तो मतलब एक तरह से ये टीकाकरण हमारे एक्सपोर्ट मार्केट को बचाने के लिए भी है? बिल्कुल। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा भी है। समझ गए। अब अगर पशुओं के स्वास्थ्य से हम इंसानों के स्वास्थ्य पर आएं, तो उत्तराखंड सरकार का ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल काफी चर्चा में है। ये चारधाम यात्रा के लिए शुरू किया गया है ना? जी, पर मैं ये सोच रही थी कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, चारधाम की यात्रा बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर होती है। जी। वहाँ ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। हाँ, वहाँ सांस लेने में काफी तकलीफ होती है लोगों को। बिल्कुल। और इसीलिए वहाँ कार्डियक अरेस्ट जैसी इमरजेंसीज का खतरा बना रहता है। ये पोर्टल तीर्थयात्रियों की रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी पहल है डिजिटल गवर्नेंस की। जी, इसे आप डिजिटल गवर्नेंस और पिलग्रिमेज सेफ्टी का एक बेहतरीन उदाहरण मान सकते हैं। सही कहा। चलिए अब हम अपने अंतिम सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पुरस्कार और कुछ अहम नियुक्तियों पर बात करेंगे। अब जी, इंटरनेशनल रिलेशंस और अवार्ड्स हमेशा से एग्जाम का फेवरेट टॉपिक रहे हैं। बिल्कुल। तो पहली खबर श्रीलंका से है। भारत ने श्रीलंका के चिलाओ यानी चिलाओ क्षेत्र में एक 240 फीट लंबे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। पर ये बेली ब्रिज ही क्यों? मतलब इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, बेली ब्रिज की खासियत ये होती है कि इसे डिजास्टर रिकवरी के समय बहुत तेजी से बनाया जा सकता है। ये एक टेम्पररी ब्रिज होता है जिसे सेना या इंजीनियर्स बहुत कम समय में तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब आपदा के समय कनेक्टिविटी तुरंत वापस लाने के लिए ये बहुत काम आता है। बिल्कुल। और भारत का ये कदम कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ा संदेश देता है। जी, और कूटनीति से अगर हम अब सांस्कृतिक दुनिया की ओर चलें, तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है। हाँ, ये कला के क्षेत्र का बहुत बड़ा सम्मान है। सर, आप थोड़ा इस पुरस्कार के बारे में बताएंगे? हाँ, देखिए, डॉक्टर कुमारेश को ये सम्मान उनके वीणा वादन के लिए मिल रहा है और ये पुरस्कार द म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा दिया जाता है। ये संस्था बहुत पुरानी है ना? जी, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और एक फैक्ट जो परीक्षार्थियों को याद रखना चाहिए, वो ये है कि इस पुरस्कार को कार्नाटिक म्यूजिक का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। कार्नाटिक म्यूजिक का नोबेल, ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। चलिए अब आज का हमारा अंतिम तथ्य लेते हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति से जुड़ा है। वनडे एग्जाम्स में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। हाँ, तो भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जी, और ये नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। पर एक बात सोचिए, मतलब किसी बैंक और एक क्रिकेटर का अलाइनमेंट कैसे होता है? देखिए, सिटी यूनियन बैंक एक तमिलनाडु आधारित साउथ इंडियन बैंक है। इनकी छवि बाजार में बहुत ही भरोसेमंद और स्थिर मानी जाती है। और रविंद्र जडेजा भी तो अपनी फील्डिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए बहुत रिलायबल माने जाते हैं। एग्जैक्टली। जडेजा की जो सादगी और भरोसेमंद छवि है, वो बैंक की छवि से बिल्कुल मेल खाती है। मार्केटिंग की दुनिया में इसे ही ब्रांड सिंक कहते हैं। बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस है ये।